अधिकतम लोगों को जो रोजगार दे सकते हैं वो है पर्यटन का क्षेत्र। और पर्यटन की अपार संभावनाएं इस राज्य में हैं। अगर हम थोड़ा पीछे हटें, पीछे मुड़कर देखें, तो देश की आजादी से पहले जो पर्यटन स्थल यहां पर विकसित हुए, उसके बाद हम कितने नए पर्यटन स्थल विकसित कर पाए। अगर हम उधर देखें तो हमको खास प्रगति नहीं दिखाई देती है। और इसलिए हमने तय किया है कि हमारे जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन, 13 नए ऐसे पर्यटन स्थल हम इस राज्य में विकसित करेंगे जो अपने आप में बिल्कुल नए होंगे और आने वाली जो जरूरतें हैं, आज कोई भी आता है तो वो परिवर्तन चाहता है, वो इको फ्रेंडली चाहता है। तो हमारे जो डेस्टिनेशन होंगे ये इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन होंगे, बिल्कुल अपने आप में नए तरीके के डेस्टिनेशन होंगे। वो सरकार का संकल्प है कि हम 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में ऐसे नए अपने पर्यटन स्थल हम लोग विकसित करेंगे। और कहा जाता है कि जब 10 लाख रुपया कोई पर्यटन, ये आंकड़े हैं, ये अध्ययन है, स्टडी है, कि 10 लाख रुपए जब पर्यटन के क्षेत्र में खर्च होता है तो 75 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। अगर हम खेती पर 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 45 लोगों को रोजगार मिलता है। और अगर हम उद्योग स्थापित करते हैं तो लगभग 25 लोगों को रोजगार मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्यटन, ये जो रोजगार हमारे राज्य की जो एक जरूरत है, हमारी जो आवश्यकता है, वो पर्यटन ही उसको पूरा कर सकता है। और इसलिए पर्यटन हमारा एक मुख्य केंद्र होगा, हमारी सोच का हमारा मुख्य फोकस होगा पर्यटन पर। दूसरी बात हमारा है एग्रीकल्चर का फील्ड। हमारे पास प्राकृतिक दृश्य, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 15 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हमारे पास बेमौसमी फल, फूल, सब्जियां, एरोमेटिक प्लांट्स, हर्बल, जड़ी बूटियां, औषधीय पादप, उसका एक बड़ा भारी स्कोप हमारे सामने है। और हमारी जो सोच है कि हम क्लस्टर डेवलप करेंगे। ये हमारा सब्जी भाजी का क्लस्टर होगा, ये हमारा दाल की वैली होगी, ये हमारी फलों की घाटी होगी, ये हमारी फूलों की घाटी होगी। ऐसे इस राज्य में वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उसका अध्ययन करने के बाद वहां पर हम इस तरह से एक विशेष उत्पाद के लिए विशेष घाटियों को हम विकसित करेंगे। तो उससे हमारे जो गांव के लोग हैं और जो गांव की एक बहुत बड़ी चिंता है जिस पर आज तमाम बुद्धिजीवी चिंतित हैं, हमने एक कैंपेन चलाई, एक कॉन्सेप्ट रखा कि सेल्फी मेरे गांव की, या सेल्फी फ्रॉम माय विलेज अंग्रेजी में हम कहें। तो एक उस पर जितना देश भर से लोगों के कमेंट्स आए, जितनी लाइक आई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हर किसी के मन में यह है, उसके मन में अपने गांव के प्रति प्रेम है, वो गांव आना चाहता है। ये मैंने महसूस किया इस कैंपेन के माध्यम से। और इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे गांव ये पलायन इनसे रुके। और उसका सूत्र है कि गांवों में रोजगार मिले, गांवों में अच्छी शिक्षा मिले, गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं। और इसलिए शिक्षा के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है कि हमारे जो विद्यालय हैं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो देश में अपने बच्चों पर, विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है। नंबर 1 अगर देश में अगर अपने विद्यार्थियों पर कोई खर्चा करता है तो राज्य करता है। हमारे राज्य में गवर्नमेंट स्कूलों में 12 बच्चों पर एक अध्यापक है, प्राइवेट स्कूलों में 25 बच्चों पर एक अध्यापक है। और इसलिए हम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अब अंतर देखिए, आज राज्य में 40% बच्चे ये राजकीय स्कूलों में पढ़ते हैं और 60% बच्चे ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये हमारा ये जो अंतर है। और गांव में अगर हम दूरस्थ गांव में जाते हैं तो किसी स्कूल में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं। कई जगह तो ऐसा लगता है कि अध्यापक ज्यादा हैं और शिक्षक विद्यार्थी कम है। और इसलिए
हमने विचार किया है कि मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप स्कूलों की क्लबिंग करिए, क्लबिंग करिए। ये तो से हमारी शिक्षकों की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। और ब्लॉक लेवल पर ऐसे स्कूल, 1-2 ऐसे स्कूल जो हमारे मॉडल स्कूल होंगे, जहां पर प्रधानाचार्य विद्यालय में ही रहे, वही प्रधानाचार्य वहां पर जाए, जिसको विद्यालय में रहना, वहीं आवास बनाकर रहना स्वीकार हो, उनसे पहले इस चीज की एक लिखित वो अपने विभाग को दें। ऐसा हमारा शिक्षा के क्षेत्र में विचार चल रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता, गुणात्मक शिक्षा, संस्कार देने वाली शिक्षा और कुछ करने वाली शिक्षा, कि मन में ये इच्छा शक्ति पैदा हो कि हमको कुछ करना है। हो क्या रहा है कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और जैसे पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो श्रम से जी चुराने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि मैं तो व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, मैं वो श्रम नहीं करना चाहता। और इसलिए ऐसी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को मिलनी चाहिए, जो श्रम का सम्मान कर सके, श्रम का आदर कर सके। इस तरह से हम चाहते हैं कि एक गुणात्मक शिक्षा कि हमारे आने वाली जनरेशन को मिले, ऐसी हमारी सोच है। तीसरा है हमारा हाइड्रो का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र। लगभग 25,000 मेगावाट की हमारी क्षमता है और उसमें रोजगार भी है। और ऊर्जा अगर है तो ऊर्जा का इस्तेमाल हम हर जगह ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारी काम की गति है उसको हम बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। उसको हम बहुत तेजी से हम लोग विकास में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके, और न केवल अपने राज्य को बल्कि देश को जहां पर अभाव है ऊर्जा का, उनको भी हम ऊर्जा की सप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां आज 90% भूमि आज भी पानी के अभाव में असिंचित भूमि है, 90%। जहां मैदानी क्षेत्रों में 90% से ज्यादा भूमि सिंचित है, वहीं पहाड़ों में जस्ट इसका उलट है। और जहां पर हम बेमौसमी फल फूल सब्जियां, जैसे मैंने कहा कि हम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर उनको खेतों को पानी मिले। ऊर्जा अगर हम जनरेट कर पाते हैं, जिसका हमारा आज भी मेरी अभी जो हमारे पर्यावरण विभाग के जो सेंटर के अधिकारी हैं, उनसे मेरी आज भी बातचीत हो रही थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत किया है, और इसलिए उस पर हमारा फोकस है। उससे हमारे को जहां एक ऊर्जा मिलेगी देश को और हमारे राज्य को, वहीं हमारे लोगों को बहुतायत में रोजगार भी मिलेगा। डेयरी का फील्ड है, दूध का क्षेत्र है। आज बच्चों के लिए हम कहां इतना दूध पैदा कर पा रहे हैं कि हर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। और इसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी, जो हमारे छोटे किसान हैं, जो छोटा एकदम, जिसको मैं कहूं कि जो बहुत ही कमजोर स्थिति में है, क्योंकि अगर हम देखें तो राज्य की पर कैपिटा इनकम लगभग 1,47,000 रुपया, 37,000 रुपया है पर कैपिटा इनकम, जबकि देश की 87,000 रुपया है। अगर देश और राज्य की तुलना करें हम, तो एक भारी अंतर नजर आता है। देश में 87,000 और उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम 1,37,000, लगभग, थोड़ा बहुत कम ज्यादा 1,37,000। उस हिसाब से हम देखें तो हम बहुत आगे हैं। लेकिन अगर हम उधम सिंह नगर को हटा दें, नैनीताल को हटा दें, देहरादून को हटा दें, हम हरिद्वार को हटा दें, तो हम कहां पर पहुंच जाते हैं? लगभग 45,000 रुपए पर। यह डिफरेंस है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सबसे कमजोर जिला है हमारा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, बागेश्वर, वहां पर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। वहां से हमको धीरे धीरे आगे उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि उनकी इनकम कैसे बढ़े। और इसलिए मैंने कहा कि हम क्लस्टर डेवलप करना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक गांव है चमोली का घेस गांव। कोई घेस का है यहां पर? कहते हैं घेस से आगे नहीं कोई देश, आखिरी गांव है। और एक बार घेस के एक प्रधान जी ने
मैं बता रहा हूं, शायद 9-10 की बात होगी, मैं उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। तो गांव के प्रधान जी ने हमसे कहा कि साहब हमारे गांव आइए कभी। तो मैंने अपने जो मेरे साथ सेक्रेटरी थे, मैंने उनको कहा कि जरा आप इनके गांव जाइए, और उनके साथ दिनांक भी, समय भी सब तय हो गया, किस दिन आएंगे क्या आएंगे। अब हमने यहां से गए, हमारे सचिव, मैंने कहा तुम पहाड़ी आदमी हो, तुम जाओ। वो बेचारे उस समय, अब तो वहां सड़क चली गई, उस समय पैदल रास्ता था। वहां 1.5 दिन में वहां पहुंच गए। तो वहां जाकर जब गांव में गए तो प्रधान जी गायब थे। भाई प्रधान जी कहां चले गए? प्रधान जी की ढूंढ हुई। बोले साहब हमने सोचा, ऐसे ही बोल दिया मंत्री जी ने, और ऐसे हमको कई बार जिले के अधिकारियों ने कहा कि हम आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। हमको तो यकीन ही नहीं था कि आपने बोल दिया आप आएंगे। खैर, हमको लगा तो बहुत खराब, लेकिन हमने सोचा नहीं, कुछ करना चाहिए इस गांव के लिए। और मैंने एक यहां पर पप्पू नाम का एक यहां पर आड़ती है देहरादून में, पप्पू को मैंने बुलाया। मैंने, पप्पू भाई ऐसा है यार, तुमको बड़ा शौक है सब्जी का, फलों का, तुम यार क्या घेस गांव में जाकर के उनसे कुछ करवा सकते हो? एक बार जाके देख सकते हो? मुझे, सर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। और वो घेस गांव में गया, एक बार अध्ययन करने गया, वहां से लौट के आया, 12 कुंटल मटर का बीज लेकर के वो यहां से घेस गांव में गया। और घेस गांव में गांव वाले ने कहा कि क्या करें, 12 कुंटल मटर, मतलब इतना देखा ही नहीं था। और फिर उनको लगा होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं। जब वहां पर घेस गांव में उन्होंने 4 कुंटल बोने के लिए वो तैयार हुए, और आप आश्चर्य करेंगे, 4 कुंटल सीड बो करके और उन्होंने 7.5 लाख रुपए का मटर नगद 30 रुपए किलो उनके खेत में उनको दिया गया। 2 विशेषज्ञ वहां पर 3 महीने तक रहे और 7.5 लाख रुपए की मटर उन्होंने वहां से बेची। गांव में चेंज आ गया। और इस बार मुझे उम्मीद है, ये पिछले साल की बात बता रहा हूं, इस बार मुझे उम्मीद है कि वो गांव कम से कम 2 करोड़ का मटर बेचेगा। यानी कि पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को समझने की जरूरत और वहां पर एक्सपर्ट को भेजने की जरूरत है कि जो लोगों को लगे कि हमने बोया तो 3 महीने की एक टेक्निकल सपोर्ट हमको मिल रही है। और इसलिए मैंने तय किया है कि मेरी सरकार बहुत कम ब्याज पर 1 या 2% पर और 1 लाख रुपए तक का ऋण, केवल अधिकतम 1 लाख, यानी कि मेरा ध्यान रियल पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ सकती है उस पर मेरी सरकार का ध्यान है कि हम उस आदमी तक, मैंने कहा कि बागेश्वर, मैंने कहा चमोली, पिथौरागढ़, जहां पर जो पर कैपिटा इनकम है जिसका अनुमान वहां से सही लग सकता है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। जो क्लस्टर में जो लोग खेती कर रहे हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं, कई बच्चे, बहुत होशियार बच्चे। एक बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, वो बच्ची ने मन की बात सुनी मोदी जी की, और एम फार्मा है, बहुत अच्छी नौकरी में थी। एक लड़का असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी राजस्थान में, एक लड़का मुंबई में, सब हाईली क्वालिफाइड। और इन बच्चों ने, इन्होंने एक दूसरे को कन्विंस किया। हेड बनी एक बालिका रंजना रावत, और ये सब अपने साथ पढ़ने वाले थे, कोई मुंबई में था, कोई राजस्थान में था, कोई कहीं था। ऐसे 12-14 लोगों को उसने इकट्ठा किया और उसने एक गढ़ माटी करके एक संस्था बनाई, और आज 1 साल में उन्होंने 1400 फार्मर उससे जोड़ दिए। तो मैंने अभी बुलाया था उसको, मैंने, बेटा ये बताओ, तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आई हो, दिल्ली से आई हो, कोई मुंबई से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई कहीं और से आया है, तुमको पछतावा तो नहीं हो रहा है कुछ कि हम गांव में आ गए? क्योंकि एक दिन मैंने उस लड़की को फोन किया सवेरे 8 बजे, तो उसका फोन नहीं उठा। थोड़ी देर बाद जब वो आई, उसने मुझे फोन किया, तो मैंने, बेटा कहां थी? कि अंकल मैं खेत में थी, मैं खेत में थी, अपने हाथ से अपने खेत को दुरुस्त कर रही थी। तो मैंने, बेटा तुमको पछतावा तो नहीं हो रहा है कि तुम इतनी अच्छी नौकरी? नहीं अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब उसने मुझे, उन्होंने मड़वे से कॉफी बनाई है, मड़वा कॉफी, जो जंगली उत्पाद हैं उसको उन्होंने वैल्यू एडिशन किया। और एक किसी साइंटिस्ट ने ऐसी 2-2.5 लाख रुपए की एक ऐसी मशीन बनाई है कि जिसमें 15-20 तरह की जो ग्रेन्स हैं उनको
प्रसंस्कृत किया जा सकता है, क्या कहना चाहिए, प्रोसेस किया जा सकता है, ऐसे उन्होंने एक डेवलप की है। एक अच्छा इंटेलिजेंस मास, पढ़ा लिखा आदमी जब उस काम में लगता है तो कैसे तरक्की होती है। नहीं तो खेती तो आज उनका विषय हो गया है कि जो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ कर सकते हैं अगर वो खेती में आ जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल है, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूं कि बहुत लंबा भाषण हो गया है, काफी समय हो गया है, अभी आगे भी प्रोग्राम में जाना है। बाकी डिस्कशन में कोई बात आएंगी तो उन पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया आपका चीफ मिनिस्टर साहब। मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था, मैं कल रात को जब से आपने ट्वीट किया तो मैं देखा कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था पत्रकारिता में। तो आज भी आपका जो भाषण था वो लग रहा था कि जैसे एक बुलेट पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह, जैसे पत्रकार बोलते हैं हम लोग ग्राफिक प्लेट्स चलाते हैं, उसी तरीके से आप भी अपनी सारी जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, आप उनके बारे में बड़ा अच्छा वर्णन आप कर रहे थे। बहुत अच्छा आपने हमें बताया कि प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से आप पर कैपिटा इनकम के ऊपर जो आपने 1 लाख रुपए ऋण की जो बात की, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है और अगर वो इंप्लीमेंट हो तो उससे वाकई उत्तराखंड का काफी विकास हो सकता है। लेकिन सबसे पहले सर ये बताएं कि थोड़ा सा क्या है कि आगे जब चलते हैं, जब भविष्य में चलते हैं, तो भविष्य की बड़ी ऐसी चैलेंजेस हैं, बड़ी ऐसी चुनौतियां हैं जो इतिहास में से निकल कर आती हैं। आप जब मुख्यमंत्री बने, बहुत से लोगों को नहीं पता था कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो जरा मुझे भी मालूम नहीं था। आपको भी नहीं मालूम था। और बड़ी मजेदार आपको घटना बताता हूं, अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं उत्तर प्रदेश में, हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहां पे मुख्यमंत्री जी आप ही की हॉट सीट पर आदित्यनाथ जी बैठे थे। मैंने उनसे भी सवाल कहा, उनका भी जवाब यही था जो आपने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बनूंगा। तो जरा पहले आप इसी पर जरा प्रकाश डालें सर कि मुख्यमंत्री कैसे बन गया, ये किस वक्त ये आपको आभास हुआ कि अभी ये कुर्सी मिलने वाली है? मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद वही मुझे यहां तक ले आया। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ भी मुझे एक लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि उनके बगैर तो नहीं हो सकता था, उनके आशीर्वाद के बगैर तो नहीं हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं कि ये जनता का स्नेह, जनता का प्रेम और जनता का आशीर्वाद ही यहां तक मुझे पहुंचाया। आज का जो दिन है, आज इस दिन की एक अहमियत भी है। आज गुरु गोलवलकर जी संघ के जो संस्थापक रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि भी है जी। और आपको आरएसएस अपॉइंटी माना जाता है कि आप आरएसएस अपॉइंटी, आप बीजे अपॉइंटी नहीं है। जरा इसका भी आज खुलासा कर ही डालिए। देखिए, आरएसएस एक विचारधारा है, आरएसएस एक मिशन है, आरएसएस एक विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्य को लेकर, और मैं कहूं कि देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए व्यक्ति निर्माण की एक फैक्ट्री है, जहां अच्छे व्यक्ति निर्माण करना, चरित्रवान व्यक्ति निर्माण करना और जो राष्ट्र के लिए सोचे ऐसे व्यक्ति निर्माण करना है। और इसलिए जो राजनीति में दखलंदाजी है वो संघ की बहुत ही सीमित दखलंदाजी है। जितना मैंने समझा है कि संघ के प्रचारक के नाते, लगभग 10-11 साल प्रचारक के नाते, और लगभग इतना ही भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के नाते मुझे काम करने का मौका मिला है। और लगभग पिछले 37-38 सालों से 38 साल हो गए हैं जब मैं संघ से जुड़ा था, विद्यार्थी था, जो संघ को समझने का मुझे मौका मिला। मैं तो ये मानता हूं